तो किसी भी चुनाव क्षेत्र का दिल जीतने के लिए आखिर चाहिए क्या? क्या ये बस नंबरों का खेल है या फिर कुछ और, कुछ उससे भी ज्यादा गहरा? आज हम अनूप शहर की नब्ज टटोलने जा रहे हैं। मकसद सिर्फ डेटा का विश्लेषण करना ही नहीं, बल्कि एक असरदार लीडरशिप का वो खाका तैयार करना है जिसकी जड़ें वहां के लोगों की असलियत और उनकी उम्मीदों में हों। तो चलिए सबसे पहले जमीन पर उतरते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला और उसी का एक अहम हिस्सा है अनूप शहर। ये एक ऐसा इलाका है जिसकी रूह खेतीबाड़ी में बसती है। यहाँ की सियासत हो या समाज, दोनों की जड़ें जमीन से ही जुड़ी हैं। और यही मिट्टी, यही फसलें और लोगों की यही रोजी रोटी आखिर में चुनावी नतीजों को शक्ल देती हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हमने इस पूरी पड़ताल को 6 हिस्सों में बांटा है। हम अनूप शहर की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर चुनावी नंबरों में उतरेंगे, पुराने पैटर्न को समझेंगे, लोगों की शिकायतों की परतें खोलेंगे और आखिर में एक कामयाब जनादेश का रास्ता और एक आदर्श नेतृत्व का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो बात शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, अनूप शहर की मिट्टी से। देखिए, किसी भी राजनीतिक रणनीति का पहला उसूल यही है कि आप उस जगह के मिजाज को समझें। और अनूप शहर की आत्मा बसती है इसकी खेती किसानी वाली अर्थव्यवस्था में और यहाँ के लोगों में। तो ये एक, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से एक ग्रामीण इलाका है जहाँ करीब करीब 3,80,000 वोटर्स हैं। यहाँ जिंदगी का पहिया गेहूं, आलू और मक्के की फसलों के साथ ही घूमता है। और जब हम यहाँ की सियासत की बात करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर एक वोट के पीछे किसी किसान का पसीना है, किसी छोटे दुकानदार की उम्मीद है और एक पूरे परिवार का भविष्य टिका है। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ की आबादी में करीब 77% हिंदू और 22% मुस्लिम वोटर्स हैं। साथ ही अनुसूचित जातियों की भी एक बहुत अहम भूमिका है। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो समुदाय हैं जो यहाँ की सियासत की धारा को मोड़ते हैं। किसी भी पार्टी के लिए जीत का फॉर्मूला इन्हीं समूहों के बीच भरोसा और एक संतुलन बनाने से ही निकलता है। अच्छा, जमीनी हकीकत तो हमने समझ ली। अब बारी है उन ठोस नंबरों की जो हाल के चुनावी नतीजों की कहानी कहते हैं। ये आंकड़े आप समझिए एक आईने की तरह हैं जो हमें दिखाते हैं कि जनता ने आखिर क्या फैसला सुनाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़े जीत दर्ज की। उन्हें मिले कुल वोटों का सोचिए 52.64%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक तरफा जीत का एक साफ साफ इशारा है। और हाँ, ये कोई मामूली जीत नहीं थी। जीत का जो अंतर था वो था करीब 32.5% का। देखिए, सियासत में इतना बड़ा अंतर सिर्फ एक जीत नहीं कहलाता। ये सत्ताधारी लहर की ताकत को दिखाता है और साथ ही एक बिखरे हुए विपक्ष की कहानी भी कहता है। तो 2022 के नतीजों की ये जो तस्वीर है, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। बीजेपी के संजय कुमार शर्मा को 1,25,000 से भी ज्यादा वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीएसपी के गजेंद्र सिंह रहे, जिन्हें करीब 48,000 वोट मिले। और तीसरे पर सपा की सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार, जिन्हें लगभग 44,000 वोट मिले। और यहाँ सबसे गौर करने वाली बात क्या है कि विपक्ष का वोट कैसे 2 बड़ी पार्टियों में बंट गया और इसी ने सत्ताधारी पार्टी की राह को और भी ज्यादा आसान कर दिया। कहते हैं ना, किसी भी जंग को जीतने के लिए उसका इतिहास समझना जरूरी होता है। तो चलिए अब जरा पीछे मुड़कर देखते हैं, पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि ये समझ सकें कि वोटर्स का झुकाव और पार्टियों की ताकत वक्त के साथ कैसे बदली है। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये एक बिल्कुल साफ कहानी बताती है। 2012 में समाजवादी पार्टी और बसपा का मिलाजुला वोट शेयर काफी मजबूत था, लेकिन 2017 में बीजेपी की एक जबरदस्त लहर आई और सपा बसपा का ग्राफ एकदम से नीचे आ गया। 2022 आते आते बीजेपी ने न सिर्फ अपनी पकड़ को बनाए रखा, बल्कि उसे और भी मजबूत कर लिया। ये ट्रेंड साफ दिखाता है कि पिछले 1 दशक में राजनीतिक हवा का रुख किस तरह पूरी तरह से बदल गया है। और जब हम इन राजनीतिक बदलावों की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सब लोकतंत्र के दायरे में होता है। हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और अपनी बात रखने का भी। लेकिन इस अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि हमारी बातें तथ्यों पर आधारित हों और समाज को तोड़ने वाली ना हो। अब समाजवादी पार्टी की अपनी स्थिति को देखते हैं। उनकी ताकत क्या है और कमजोरियां क्या? उनकी सबसे बड़ी ताकत है जमीनी स्तर पर उनका कैडर और यादव मुस्लिम वोटर्स के बीच उनकी पुरानी पकड़। लेकिन कमजोरियां भी साफ दिखती हैं।
गठबंधन की परेशानियां और अपने कोर वोट बैंक से बाहर निकलकर दूसरे समुदायों तक अपनी पहुंच बनाना ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो फिर मौके कहाँ हैं? सरकार के खिलाफ एक स्वाभाविक नाराजगी और किसानों का असंतोष ये एक बड़ा अवसर हो सकता है, लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े हैं। बीजेपी का मजबूत राष्ट्रीय समर्थन और उनकी विशाल चुनावी मशीनरी ये किसी भी चुनौती को बहुत मुश्किल बना देती है। और ये एक बहुत मुश्किल काम होता है कि आप स्थानीय मुद्दों को एक बड़े राष्ट्रीय नैरेटिव के सामने टिकाए रखें। लेकिन देखिए, राजनीति सिर्फ नंबरों और गठबंधनों का खेल नहीं होती। इसकी असली जड़ें तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में, उनकी परेशानियों में होती हैं। तो अब हम उन मुद्दों पर ध्यान देंगे जो सीधे सीधे वोटर्स को असर करते हैं और जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये जो चार्ट है ना, ये अनूप शहर के लोगों के सबसे बड़े दर्द की कहानी सुनाता है। लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है? जमीन अधिग्रहण और बिजली की सप्लाई। वो किसान जिन्हें अपनी जमीन का सही मुआवजा नहीं मिला, और वो परिवार जो घंटों की बिजली कटौती झेल रहे हैं। ये वो परेशानियां हैं जो लोगों को दिन रात चुभती हैं। और इनके ठीक पीछे है खेती की बढ़ती लागत और खराब सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं की चिंता। ये एक लाइन, बस एक लाइन, उन सारे नंबरों और चार्ट्स का पूरा दर्द बयां कर देती है। हमारी जमीन ले ली गई, हमारे घर अंधेरे में हैं और हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक गहरी तकलीफ है। ये उस गुस्से की आवाज है जो अधूरे वादों और लगातार बिजली कटौती की वजह से लोगों के दिलों में जमा हो गया है। और सीधी सी बात है, जब सिस्टम लोगों की सुनना बंद कर देता है तो बेचैनी और गुस्सा तो पैदा होगा ही। तो ठीक है, हमने समस्याएं समझ ली। अब वक्त है समाधान की तरफ बढ़ने का। इस हिस्से में हम एक बिल्कुल साफ और एक्शन लेने लायक प्लान सामने रखेंगे। एक ऐसा प्लान जो एक कामयाब चुनावी अभियान की बुनियाद रख सकता है। और ये सिर्फ चुनाव जीतने की स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने का एक रोड मैप है। तो ये एक 3 फेज का प्लान है। पहला फेज है लॉन्ग टर्म, यानी 2027 तक पार्टी को गांव-गांव और बूथ-बूथ तक फिर से खड़ा करना। दूसरा फेज है मिड टर्म, जिसमें छोटे छोटे अभियानों के जरिए लगातार जनता के मुद्दों को उठाया जाए। और तीसरा और आखिरी फेज है चुनाव से ठीक पहले एक सही और आदर्श उम्मीदवार के साथ पूरी ताकत से मैदान में उतरना, यानी संगठन, संघर्ष और सही नेतृत्व। यही कामयाबी के 3 पिलर हैं। अब देखिए, किसी भी रणनीति का जो सबसे जरूरी हिस्सा होता है वो होता है उसका चेहरा, मतलब आपका उम्मीदवार। तो अब हम इस प्लान के सबसे अहम हिस्से पर फोकस करेंगे, उस आदर्श नेता की पहचान करना जो लोगों की उम्मीदों का चेहरा बन सके। इसे हम अपनी भाषा में कैंडिडेट आर्केटाइप कहते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये डेटा, जमीनी हकीकत और वोटर्स की उम्मीदों को मिलाकर तैयार की गई एक प्रोफाइल है। एक ऐसा नेता जो अनूप शहर की जरूरतों के सांचे में बिल्कुल फिट बैठता हो। और जब हम एक आदर्श उम्मीदवार की बात कर रहे हैं तो ये भी समझना होगा कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये जरूरी है कि वो हर व्यक्ति की निजता और सहमति का सम्मान करें, जैसा कि हमारे देश का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है। एक अच्छा नेता वो है जो लोगों की जानकारी को एक अमानत समझे। तो अनूप शहर के लिए ये मिस्टर एक्स, ये आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उम्र हो 45 से 50 साल के बीच, जो तजुर्बे और जोश का एक सही बैलेंस हो। समुदाय से ओबीसी और खेती किसानी की पृष्ठभूमि से हो, ताकि वो किसानों का दर्द समझ सकें। और सबसे जरूरी गुण, वो लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो, भरोसेमंद हो और उनकी छवि बिल्कुल साफ हो। साथ ही स्थानीय मुद्दों पर काम करने का एक ठोस रिकॉर्ड होना भी बहुत जरूरी है। ये एक ऐसे नेता की प्रोफाइल है जो लोगों के बीच का हो और लोगों के लिए हो। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या डेटा, जमीन से जुड़ी हमदर्दी और लोगों की सच्ची शिकायतों पर बनी एक रणनीति सिर्फ एक चुनाव जिता सकती है, या फिर क्या ये सच में गवर्नेंस की, यानी शासन की एक नई और बेहतर बुनियाद डाल सकती है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन सही रास्ता यहीं से शुरू होता है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज के आई से संपर्क करें mgr@blueprintstrategies.ai पर, या 0800 420 41 602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,